हे क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लखमीर सिंह। लखमीर सिंह के यार क्वेश्चंस तो आते हैं पेपर में, है ना। तो इसके क्वेश्चंस रिवाइज करने बहुत जरूरी है और पता होना चाहिए भाई कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज चलो इसे सॉल्व करते हैं कि कौन से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, so that we are fully prepared for our CBSE term 2 exam. Okay, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, बट आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यही ना। तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अब यहाँ पर C5H12 है, यानी कि CnH2n+2 वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर N5 है तो H12 निकल के आ रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, C5 मतलब पेंट और H12 यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला है, एल्केन का, तो पेंटेन। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आपको दो और आइसोमर्स बताने हैं पेंटेन के। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। चलो फटाफट से स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो आपका एन पेंटेन जो होता है वो होता है नॉर्मल पेंटेन, यानी कि आपके पास 5 कार्बन जो एक साथ स्ट्रेट चेन में लगे हों। ठीक है, एक साथ स्ट्रेट चेन में लगे हों। अब इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लो भाई, ये हो गया आपका एन पेंटेन। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये हो गया एन पेंटेन। अभी मैं यहां से अगर एक कार्बन उठा के ब्रांच फॉर्म में लगा दूं तो वो हो जाएगा मेरे पास आइसोपेंटेन, है ना, आइसोपेंटेन। अब आई होप कि आप इसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हैं, CH3 CH3 और CH। अब ये हो गया आइसोपेंटेन, एक हाइड्रोजन यहां भी आएगा। अब अगर मैं 2 कार्बन ब्रांच एटम की तरह लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नियोपेंटेन। ये हो गया नियोपेंटेन, CH3 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 CH3। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के नंबर आप काउंट करो और कार्बन के नंबर काउंट करो तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही आएगा। ठीक है, पर अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें तो एन पेंटेन का और आइसोपेंटेन का और नियोपेंटेन का, तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब ये क्या है, आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, आप इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करोगे जो कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला ऑफ एनी वन आइसोमर ऑफ हेक्सेन अनदर देन एन हेक्सेन। मतलब हेक्सेन के जितने भी आइसोमर्स होते हैं उनमें से आपको एन हेक्सेन नहीं बनाना है, दूसरा एक आइसोमर बनाना है जिसका आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला भी बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलिए हेक्सेन का देखते हैं। हेक्सेन यानी कि C6। हाइड्रोजन कितने होंगे, एन है, यानी कि 2n+2 वाला रूल लगेगा। अब n यहां पर 6 हो गया तो 6 2 12 + 2 यानी कि 14, C6H14, यही हो गया। अब हमारे पास आइसोमर्स कैसे बनते हैं, कार्बन को ब्रांच एटम की फॉर्म में ले जाओ। अगर मैं एन हेक्सेन की बात करूं तो मेरे पास होंगे 6 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन पूरे करते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 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 CH3। तो ये हो गया हमारा एन हेक्सेन। अब यहाँ पर मुझे इसका एक आइसोमर बनाना है अदर देन दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, 2-मिथाइल पेंटेन। मैंने क्या किया, एक कार्बन को यहाँ पर ब्रांच कार्बन की फॉर्म में लगा दिया। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे ही आया है तो इसलिए 2-मिथाइल और पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है। तो ये क्या हो गया, 2-मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, अगर मैं यहां पर ये बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन रख दूं, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन रख दूं तो यहां पर इस तरीके से बॉन्डिंग होते हुए दिखाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहां पर सबके इलेक्ट्रॉन्स रखिए,
बॉन्ड बनाते जाइए इस तरीके से, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये रहा, अगर हमने यहाँ पर बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूले में हमेशा हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है, व्हाट इज बकमिंस्टर फुलरिन, हाउ इट इज रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। भाई बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, C60 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है डायमंड एंड ग्रेफाइट से, डायमंड एंड ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन के ही तो एलोट्रॉप है, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाई इज डायमंड यूज्ड फॉर मेकिंग कटिंग टूल बट ग्रेफाइट इज नॉट। डायमंड ही क्यों काटने के काम आता है पर ग्रेफाइट क्यों नहीं आता, दोनों ही जबकि एलोट्रॉप हैं कार्बन के, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर। डायमंड जो होता है काफी हार्ड होता है और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो हार्ड होने की वजह से वो इजीली किसी भी चीज को कट कर सकता है, ठीक है। और वो क्यों कट कर पा रहा है, क्यों हार्ड है, क्योंकि स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि कार्बन के अगर हम डायमंड का देखें तो इसका जो डायमंड का कार्बन है वो चारों तरफ बॉन्डेड है विद अदर कार्बन्स, इसलिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और डायमंड क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, हार्ड है, बट ग्रेफाइट सॉफ्ट इसलिए है ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। Why is graphite used for making dry cell electrode but diamond is not? अब आप सोचोगे यार हमने ये ड्राई सेल इलेक्ट्रोड वगैरह तो पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे दें। सिंपल सी चीज है, ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि उसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डायमंड ऐसा नहीं कर पाता। तो ग्रेफाइट इसलिए ड्राई सेल इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और गुड कंडक्टर क्यों है, रीजन है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर डायमंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगेन स्ट्रक्चर पे बात आ जाती है, क्योंकि जो डायमंड है वो चारों बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ये सिर्फ 3 ही तरफ से बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्री हो जाता है, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट यूज फॉर मेकिंग ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट डायमंड्स। ये हमारा क्वेश्चन था, बकमिंस्टर फुलरिन क्या है, कैसे ये ग्रेफाइट और डायमंड से रिलेट करता है। तो ये हमने पूरा आंसर वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। डायमंड क्यों यूज होता है, क्योंकि वो हार्ड होता है, पर ग्रेफाइट इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि वो सॉफ्ट सब्सटेंस होता है। और हार्ड और सॉफ्ट किस वजह से आते हैं, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ग्रेफाइट क्यों ड्राई सेल इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है, क्योंकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपसे कोई और ज्यादा रीजन पूछे तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में आप थोड़ा बहुत डिटेल में बता दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए गुड कंडक्टर है। बट डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कार्बन चारों तरफ से बॉन्डेड है अनदर कार्बन से, इस वजह से इट इज अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड, ठीक बात है, विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। इट इज एग्जिबिटिंग बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन, कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट, गिव रीजंस। भाई कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कैटिनेशन इज व्हाट, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी जो आप बोलना चाहें। तो कैटिनेशन कार्बन भी शो करता है और सिलिकॉन भी शो करता है, दोनों ही टेट्रावैलेंट हैं। अब उनकी कैटिनेशन पावर को हम अगर कंपेयर करें तो हमें क्या पता लगता है, इट इज एग्जिबिटेड बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन, द एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन इन कार्बन इज ग्रेटर, ठीक है। कार्बन की कैटिनेशन कैपेसिटी या प्रॉपर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों कर पाता है, क्यों कार्बन की ज्यादा कैटिनेशन पावर है और क्यों सिलिकॉन की कम। भाई कार्बन का जो साइज होता है ना वो छोटा होता है, छोटा होने की वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो एज कंपेयर टू सिलिकॉन हमारा कार्बन का साइज छोटा है, छोटे होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है एज कंपेयर टू योर सिलिकॉन। तो रीजन आपका क्या आ जाएगा, ड्यू टू द स्मॉल साइज इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर यही लिखा गया है, द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्ड देम फर्मली टू फॉर्म
कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर ये जो है ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि जो कार्बन है ना वो उसका साइज बहुत छोटा है और छोटे होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन के साइज छोटे होने की वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टीज ज्यादा कौन शो करता है, कार्बन शो करता है एज कंपेयर टू योर सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कोई भी आप एग्जाम्पल दे दीजिए, या फिर इथेन, मीथेन, कुछ भी है, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। सैचुरेटेड क्या कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड क्या डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं कार्बन के बीच में, तो वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसे। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, ईथीन, इथाइन, दीज ऑल आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, बाकी अनसैचुरेटेड क्या हो गए, आपकी एल्कीन और एल्काइन जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, डिड डोब्राइनर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या डोब्राइनर का जो ट्रायड था वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी फॉलो हो रहा है, चलिए देखते हैं। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोब्राइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, भाई लिमिटेशन क्या थी, और व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इनकी लिमिटेशंस पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर है। तो डोब्राइनर के ट्रायड एग्जिस्ट करता है न्यूलैंड के भी उसमें, क्यों, क्योंकि आपका जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये जो आपका एक ट्रायड था डोब्राइनर का, वही ट्रायड आपको कहां भी देखने के लिए मिलेगा, न्यूलैंड के ऑक्टेट में। तो यहां पर दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द सेकेंड कॉलम ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इट हैज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम विच फॉर्म्स अ डोब्राइनर ट्रायड। तो डोब्राइनर ट्रायड में आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था। ठीक है, और वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके कहां भी मिले, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी मिले। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोब्राइनर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। भाई डोब्राइनर की लिमिटेशंस क्या थी, द मेन लिमिटेशंस ऑफ डोब्राइनर वाज दैट फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स, सिर्फ 3 ट्रायड्स वो ढूंढ पाया था। ठीक है, तो इस वजह से उसका मॉडल फेल हो गया। तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट को वो ट्रायड की फॉर्म में अरेंज कर पाए थे, इसलिए यहां पर ये थ्योरी फेल हो गई। And elements having similar chemical properties and also fail to explain the relation between atomic masses of element and their chemical properties. तो कोई रिलेशन नहीं बता पाए, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रिलेट कर रही हैं, कैसे हमने इन तीनों को एक साथ एक ट्रायड में रखा है, कुछ नहीं ऐसा पता था, इसलिए ये मॉडल जाके फेल हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या लिमिटेशन थी, सबसे पहले इट वाज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट, सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ, उसके बाद एलिमेंट्स नहीं फॉलो कर पाए, क्योंकि न्यूलैंड का ऑक्टेव ने क्या किया था कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम आएंगी, पर ऐसा सिर्फ कैल्शियम तक हुआ, उसके बाद ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हुई। Those elements discovered after Newland did not follow the law of octave. अब पहली बात तो उन्होंने ये भी कही थी कि अब इससे ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, तो बाद में और ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो वहां पर भी ये थ्योरी फेल हो गई, और ना ही जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं कर पाए। द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन। हमारे कोबाल्ट और निकल, ठीक है, एटॉमिक मासेस हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा था, तो इनके प्लेसेस चेंज कैसे हो गए ये भी नहीं बता पाए। ठीक है, फिर आयरन को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर प्लेस कर दिया, इसका कोई रीजन नहीं था। ठीक है, तो यहां पर प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल, ही कुडंट एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। आयरन जो कि सेम प्रॉपर्टी दिखाता था, उसको तो इसी निकल और कोबाल्ट के साथ रखना चाहिए था, फिर दूर क्यों रखा, तो ये भी नहीं समझा पाए थे। तो न्यूलैंड के ये सारे क्या हैं,
लिमिटेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय अ ग्रुप एंड अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? भाई ग्रुप क्या होते हैं? आपके जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। पीरियड क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज आपकी क्या हो जाती हैं? पीरियड्स हो जाते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर देयर इन द लॉन्ग ऑफ फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो यही हमारा आंसर है 18 एंड 7। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 के एलिमेंट याद हैं? कौन कौन से हैं? लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे क्या हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 17, ग्रुप 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके पास। ग्रुप 18 एलिमेंट्स कौन से हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे क्या हैं? ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं। इनको क्या भी बोला जाता है? नोबल गैसेस। ठीक है, तो यहां पर ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियड आर हॉरिजॉन्टल रोज, उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। लिथियम एंड सोडियम ग्रुप 1, फ्लोरीन, क्लोरीन ग्रुप 17, नियॉन एंड आर्गन आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप 18। How were the position of isotope of an element decided in the modern periodic table? ये मेंडलीव का लिमिटेशन था, क्योंकि आइसोटोप में इंक्रीजिंग, अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखते हैं तो आइसोटोप की फिर डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास नहीं था फंडामेंटल यूनिट, कौन था? एटॉमिक नंबर फंडामेंटल यूनिट था। तो आइसोटोप को कोई स्पेशल पोजीशन नहीं दी गई। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उसी के आइसोटोप्स की भी प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो हाउ वर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? So isotope have same atomic number and different atomic mass, so they are not given separate place in the periodic table and is based on the atomic number of element. तो उनको कोई अलग प्लेस नहीं दी गई क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, और जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये लिमिटेशन था किसका? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। क्यों? क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। हाउ वर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ये कैसे रिजॉल्व हुए? क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में किया था, ना कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास इन द मेंडलीव क्लासिफिकेशन, दैट्स व्हाई कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक मास वाज प्लेस्ड बिफोर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो किस तरीके से अरेंज किए गए थे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, करेक्ट। बट जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो फंडामेंटल यूनिट क्या हुई? एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीव की टेबल में अगर हम एटॉमिक मास में रखते हैं तो यहाँ पर कोबाल्ट जो आ रहा था वो पहले आ रहा था, है ना, निकल से। कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक मास वाज प्लेस्ड बिफोर निकल। बट जब हमने एटॉमिक नंबर की फॉर्म में अरेंज किया इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic number, and hence the cobalt and nickel has 27, 28 atomic number and cobalt with lower atomic number comes before nickel. तो ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में कि कोबाल्ट को क्यों पहले रखा गया जबकि इसका तो हायर है मास, है ना। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो देखा गया कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर है वो कम है एज कंपेयर टू निकल, इसलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया। ठीक है, तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया। वेयर शुड हाइड्रोजन बी प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए? हेलोजेंस के साथ रखा जाए कि एल्कली के साथ? अभी तक हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं है। रीजन यही है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो कुछ प्रॉपर्टीज तो शो करता है एल्कली मेटल की, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो शो करता है, और कुछ प्रॉपर्टीज वो शो करता है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। तो कहाँ रखा जाए ये अभी तक कंफ्यूजन है। बट इट इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अबव द एल्कली मेटल। क्यों रखा गया है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एल्कली मेटल। इसको एल्कली मेटल ऊपर रखने का एक रीजन है क्योंकि जो एल्कली मेटल है ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं उन सब के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमारे हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसलिए हमने इसे कहाँ रखा गया है?
एल्कली मेटल में रखा गया है, ठीक है, ऑल्दो इट इज अ नॉन मेटल. एज अ साइज इज स्मॉल इट एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टी देन ऑफ द एल्कली मेटल. पर स्मॉल साइज होने की वजह से ये एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना. Give alongside is a part of periodic table as we move horizontally from left to right. What happens to the metallic character of the element? अब भाई अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर में क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर कैसे आता है? मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटा होता जाता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली लूज नहीं कर पाता है, तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है? डिक्रीज करता है. व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक साइज? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो metallic character decreases, atomic size decreases. Last question. A non-metal X which is the largest constant of air combines with hydrogen when heated in the presence of iron as a catalyst to form a gas Y. Oh ho. ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है. In non-metal X which is largest constant of the air, okay, ये air में largest है, पता लग गया यहीं से. With hydrogen when heated in the presence of iron, तो हाइड्रोजन के साथ जब इसको हीट किया जाता है आयरन की प्रेजेंस में तो ये क्या बनाता है? टू फॉर्म अ गैस वाई, ठीक है भाई, वाई गैस बना रहा है. व्हेन गैस वाई इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, वाई को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट फॉर्म अ कंपाउंड Z, ठीक है, विच इज यूज एज अ केमिकल फर्टिलाइजर. व्हाट आर X, Y एंड Z? तो यहां पर X क्या होगा भाई? लार्जेस्ट कंपोनेंट है और नॉन मेटल है, यानी कि सिंपल सी बात नाइट्रोजन N2, ठीक है. अब यहां पर N2 और H2 रिएक्ट कर रहे हैं यानी कि जो गैस बन रही है वो अमोनिया. कौन सा प्रोसेस होता है ये? हेबर्स प्रोसेस, ठीक है. और यहां पर हमारे पास Z क्या हो गया? हमारा जो अमोनिया है वो रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा? NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बनेगा. तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट यहां पर फॉर्मेशन हो रही है, तो अमोनियम सल्फेट बन रहा है तो जी हमारे पास क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट. नेक्स्ट, टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल X बिलोंग? X क्या है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 15. कैसे पता लगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई? 7 एटॉमिक नंबर है तो 2,5 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ग्रुप कौन सा है? 15 ग्रुप, ठीक है. तो ध्यान रखना पीरियड कैसे पता लगता है? नंबर ऑफ शेल्स से, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो कितने नंबर ऑफ शेल्स हो रहे हैं. नंबर ऑफ शेल्स क्या डिटरमाइन करता है? पीरियोडिक नंबर, ठीक है, कौन से पीरियड का वो नंबर है या फिर वो कौन से पीरियड में लाई कर रहा है. पीरियड का कैसे पता लगता है? जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वहां से पता लगता है कि कौन से पीरियड में. अगर 3 शेल्स हैं तो 3rd पीरियड से बिलोंग करता है. ग्रुप नंबर कैसे पता लगता है? आप नंबर ऑफ वैलेंस शेल देखो, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही बताएगा ग्रुप नंबर. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि कौन सा ग्रुप जा रहा है? 15 ग्रुप जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, नेम द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच X इज प्लेस्ड. तो पीरियड कौन सा होगा भाई? हमारे पास नाइट्रोजन है, 7 एटॉमिक नंबर, 2,5, 2 शेल है, यानी कि कौन सा पीरियड? 2nd पीरियड, ठीक है. नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर X. अब नाइट्रोजन अगर 15 है तो इससे पहले क्या आएगा? 14 का पहला एलिमेंट कार्बन. तो नाइट्रोजन से पहले आने वाला कौन सा एलिमेंट है? कार्बन, ठीक है. नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज जस्ट आफ्टर X इन द पीरियोडिक टेबल. X के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? यानी कि नाइट्रोजन, इधर कार्बन आ रहा है, इसके बाद क्या आता है आपका? ये 7 है. 8 किसका एटॉमिक नंबर है? ऑक्सीजन. तो नाइट्रोजन के बाद क्या आ रहा है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर. तो ये सारे जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लखमीर सिंह के मैंने आपको करवाए. आपने देखा किस तरीके से हमने अलग अलग पैटर्न के अलग अलग क्वेश्चन लिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है और आपको बहुत ही ध्यान से अपने आंसर सीखने पड़ेंगे, कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. तो मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बाय बाय, थैंक यू. Bring learning alive.
practically.